हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोराव क्लासेस। मैं कपिल शंडिले एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, जल्दी से बताइए कमेंट करके हमें। आपकी सेहत ठीक है और पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, अब देखिए हम टॉपिक कर रहे हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो एक बार हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे इस तरीके से जो है बहुत सारी टर्म जो है पहले वीडियो में आई थी। अब उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिसोर्स को देखते हैं। तो रिसोर्स क्या है? वो कोई भी चीज़ जिसकी जो है यूटिलिटी हो, एक तो मतलब वो हमारे लिए जो जरूरी यूज की चीज़ हो, दूसरा उसकी एक वैल्यू हो। ठीक है, और वैल्यू कैसी हो सकती है? वो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है, और दूसरा मेंटल सेटिस्फेक्शन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, लेकिन हमारे माइंड को संतुष्टि दे सकती है। जैसे रिसोर्सेज, अगर आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो पहाड़ों को देख के हमें अच्छा फील होता है, तो वो एक रिसोर्स क्रिएट हो जाता है। या किसी सीनरी को देख रहे हैं आप, ठीक है, किसी चित्रकला को देख रहे हैं, तो वो एक रिसोर्स सा हो जाता है जिससे आपको मेंटल पीस होती है। तो रिसोर्स तो ये हो गया। तो हर चीज़ रिसोर्स नहीं हो सकती, अगर वो यूज की है तो ही है। तो रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं हम अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे हम रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले देखें ओरिजिन, उस रिसोर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके बेसिस पे अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दीज रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एबायोटिक और बायोटिक, बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स से जो हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, वो चीज़ है। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हैं जैसे एनिमल से प्राप्त होती है या फिर प्लांट से जो चीज़ें प्राप्त होती है, तो वो सारी लिविंग में आ गई। नॉन लिविंग में वो सारी चीज़ें आ गई जिसमें लाइफ है ही नहीं, जैसे सैंड, सोयल, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन एक और देखते हैं, वो है यूज के अकॉर्डिंग। हम उसको यूज कर रहे हैं अभी या फिर भविष्य में इसको यूज करने वाले हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दीज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड करंटली, और उनकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितना वो एक्चुअल रिसोर्सेज जो है प्रेजेंट है। पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट आर नॉट यूज्ड, कुछ तो ऐसे हैं जो बस पड़े हुए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है लेकिन हम उसको जो है अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि यूरेनियम जो कि लद्दाख में है और थोरियम जो कि केरला के कोस्ट पे है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल तो है और वो भविष्य में यूज किए जाएंगे, या तो उसको अभी यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं, और उसका क्वांटिटी कितनी है ये भी हमने अभी जो है एसेस नहीं की है, वो अच्छे से निकाली नहीं है। तो ये भविष्य में यूज किए जाएंगे, या फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए विकसित नहीं हुई है, जैसे थोरियम का यूज करने की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। अब है रीन्यूएबिलिटी, मतलब वो रिन्यू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, नए बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो रीन्यूएबिलिटी के आधार पर हमने टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि जल्द ही रिन्यू हो सकते हैं, मतलब दोबारा से बन सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल है, ठीक है, और विंड एनर्जी है वो बहुत जल्दी से बन जाती है, ठीक है, दोबारा से रिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। और नॉन रिन्यूएबल जो कि दोबारा रिन्यू होने में लाखों करोड़ों साल ले लेते हैं, तो जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है, ये बहुत टाइम ले लेते हैं एक बार खत्म हो जाए तो ये नॉन रिन्यूएबल है। अब देखिए लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि इनका सोर्स किस चीज़ से है। ठीक है, सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से सोर्स है, जैसे वाटर है वो नेचर से मिला हुआ है, सोयल है वो भी नेचर से मिला हुआ है, उसके बाद देखिए एयर है वो भी नेचर से मिला हुआ है, लैंड है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आदमी ने क्रिएट नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, यानी कि आदमी ने क्रिएट किया है उनको, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, टीवी है, बाकी चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल है, ये सारे रिसोर्सेज है। उसके बाद कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो कि जैसे स्कूल है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए वो मैन के द्वारा किए गए, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। उसके बाद लास्ट हो गया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन एज इट सेल्फ इज आल्सो ए रिसोर्स। ह्यूमन को अगर हम पूरी हेल्दी डाइट दें, ठीक है, उसको खाना न्यूट्रिशन अच्छे से दें, उसके बाद जो है उसको एजुकेशन अच्छे से दें, एजुकेशन के बाद उसको ट्रेनिंग दें, स्किल दें, ठीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। तो इसके अंदर जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, वो सारे चीज़ आते हैं, वो सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। रिसोर्सेज वाइल विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग, जो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग से डिराइव किए जाते हैं, जो जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं, उनका क्या नाम है? एक्चुअल रिसोर्सेज।
या पोटेंशियल रिसोर्सेज या बायोटिक रिसोर्सेज या एबायोटिक, ठीक है। वास्तविक संसाधन या संभावित संसाधन या जैविक संसाधन या अजैविक संसाधन, मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज जो वास्तविक हम यूज कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी में नहीं आते। वो रिसोर्सेज जो लिविंग बींग से यूज करते हैं ना, वो उनको बायोटिक रिसोर्सेज एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। जो लिविंग बींग से प्राप्त होते हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है, और जो नॉन लिविंग से प्राप्त होते हैं वो एबायोटिक होते हैं। पोटेंशियल हमें पता है, जो पोटेंशियल तो रखते हैं लेकिन फिलहाल यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, उनको भविष्य में इनको यूटिलाइज किया जाएगा। इनकी कितनी क्वांटिटी है हम इसको भी ज़्यादा जानते नहीं हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज में ही विंड एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि विंड एनर्जी हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमने थोरियम की बात की थी, और इसके अलावा विंड एनर्जी में क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और कितनी हमारी कैपेसिटी है, जैसे कोस्टल एरियाज में समुद्र के किनारे बहुत विंड होती है, इसके अलावा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा विंड होती है, इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के अंदर जो बीच में पास होते हैं, ठीक है, उनके बीच में से जब हवा जाती है, जैसे एक माउंटेन ये है और एक माउंटेन ये है, तो यहाँ से हवा को रास्ता नहीं मिलता, तो सारी हवा इधर से निकलती है, तो यहाँ पर भी कैपेसिटी है हमारे पास, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज जैसे कोल और पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्सेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज व्हाट, मतलब मानव एक संसाधन के रूप में हो, ऐसा उदाहरण कौन सा है। तो कोल तो देखिए, ये तो आदमी है ही नहीं, कोल तो जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, या फिर ये कोल जो है एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्चुअल रिसोर्स भी हो सकता है, क्योंकि कोल की क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं आज भी। लेकिन डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर एक ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन को स्किल दी गई, डॉक्टर की ट्रेनिंग दी गई, तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा डॉक्टर। ट्रेन तो ह्यूमन मेड है, ठीक है, ट्रेन जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद थोरियम, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज मैंने बताया था। पोटेंशियल जो अभी यूज नहीं किया जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, या अभी बस पड़े हुए हैं, इनको एसेस भी नहीं किया गया है, क्वांटिटी भी नहीं पता है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन हमने एनालाइज कर दिए, और आंसर हमारा हो गया बी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। देखिए, नहीं उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, सोलर एंड विंड एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। देखिए, रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स, ये किसका एग्जांपल है। तो सोलर एनर्जी के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पर अगर हम स्पेशली देखेंगे, वैसे तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में भी आ जाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको हम कितना ही रोजाना सूरज निकलता है, कितनी यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, हवा चलती रहती है हमेशा, तो ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर इसको काउंट करेंगे, कि इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर जो है शामिल किया जाता है। मानव संसाधन नहीं है ये, मानव संसाधन मतलब एज ह्यूमन एज रिसोर्स, ठीक है, हवा और पानी आदमी नहीं है। संभावित संसाधन वो होते हैं जो कि हम भविष्य में यूज करने वाले होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। देखिए, क्या ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, पेट्रोलियम हमने तो नहीं बनाया है, इसको हटा दीजिए, मानव निर्मित संसाधन तो नहीं है, ये तो नेचुरली बना हुआ है। उसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब संभावित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट इन फ्यूचर, तो हम तो पेट्रोल को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि वास्तविक संसाधन जो हम मॉडर्न टाइम पे या करंट टाइम पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी को भी एसेस किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी में पेट्रोलियम रिसोर्सेज है। तो ये देखिए, ये दोनों तो कट ही गए हैं, अब ये दोनों कट गए हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। वास्तविक संसाधन के रूप में पेट्रोलियम को यूज किया जाता है। इसके अलावा ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में दूसरी क्लासिफिकेशन करें तो उसमें भी आ जाते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स काउंट किया जाएगा। तो ये देखिए, लैंड रिसोर्स काउंट किया जाएगा, या वाटर रिसोर्स काउंट किया जाएगा, या एयर रिसोर्स काउंट किया जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, लैंड भी जरूरी है बहुत ज्यादा, वाटर भी जरूरी है और एयर भी, ये तीनों ही लाइफ को क्रिएट करते हैं, एयर, वाटर और लैंड। लैंड के ऊपर वनस्पति उत्पन्न होती है, हम भी रहते हैं, और वाटर की मदद से वनस्पति बढ़ती है, और एयर जो है लाइफ देती है। तो इन तीनों के बगैर जीवन ही नहीं रह पाएगा। तो ये सभी ही जो है आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसमें काउंट होते हैं। अब देखिए, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वर्ल्ड के अंदर, वो किस वजह से है। आप देखते हैं कि भारत में भी अगर देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत कम है,
और इधर यूपी बिहार में देखें तो 19 करोड़ यूपी में जनसंख्या है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रखा है आबादी का? पूरी दुनिया में यही चीज़ देखने को मिलती है, पहाड़ों पे कम लोग रहते हैं। तो दुनिया में आबादी का असमान वितरण किसकी वजह से होता है? देखिए, लैंड एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सेटलमेंट, मतलब भूमि और जलवायु, जलवायु, वनस्पति और सेटलमेंट। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा। देखिए, सेटलमेंट्स इसको बाद में देखेंगे। लैंड एंड क्लाइमेट, लैंड कैसा है, वो फर्टाइल है या नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बर्फ़ तो नहीं पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, लू जैसे रेगिस्तानी एरिया तो नहीं, लैंड रेगिस्तानी तो नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमें कुछ कुछ लग रहा है, ये डिसाइड तो करेगा भूमि उपजाऊ है या नहीं है, ठीक है, पानी वगैरह वहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं होगा। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट तो इसी के अंदर आ गया, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, अगर क्लाइमेट यहाँ यस होगा तो उसमें भी यस हो जाएगा। अब देखिए वेजिटेशन, वनस्पति। अब देखिए वेजिटेशन कुछ कुछ हमें अफेक्ट कर सकती है हमारी पॉपुलेशन को, लेकिन अगर देखिए अगर वेजिटेशन की बात करें तो वैसे तो जो थार डेजर्ट है उसमें भी वेजिटेशन है, लेकिन वो कटीली झाड़ियों के रूप में वेजिटेशन है, वो तो किसी काम की है ही नहीं, तो वेजिटेशन डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जंगल है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन कम है तो वेजिटेशन से तो मतलब लगता नहीं है, जंगल जहाँ पर है वहाँ पे वो पॉपुलेशन कम है, तो जंगल तो डिसाइड नहीं कर रहे। अब देखिए सेटलमेंट्स, बस्तियाँ, तो बस्तियाँ भी डिसाइड नहीं हो रही है। बस्तियाँ, अगर मान लो कहीं पे बस्तियाँ है तो वहाँ पे लोग क्या बस्तियों की वजह से आ रहे हैं या रिसोर्सेज की वजह से आ रहे हैं? तो बस्तियाँ एज ए रिसोर्स नहीं हो सकती, तो सही आंसर हमारा होगा लैंड एंड क्लाइमेट। भूमि और जलवायु निर्धारित करते हैं कि पॉपुलेशन कैसी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है? देखिए कॉमन सामान्य संपत्ति संसाधन या क्या कहते हैं, इसका उदाहरण बताना है आपको। तो ये लैंड रिसोर्सेज एक टॉपिक है, उस पे उठाया हुआ है कि कितने तरह के लैंड होते हैं। तो उसमें एक प्राइवेट लैंड होता है जो निजी होता है, जैसे हमारा घर है वो निजी है, इंडिविजुअल बिल्डिंग हो जाती है, वो व्यक्तिगत भवन हो जाता है। और कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि, ऐसी भूमि होती है जो पूरा समाज यूज करता है, जैसे ग्रेजिंग लैंड होते हैं, पास्चर लैंड होते हैं गांव के अंदर, या सड़क के किनारे जो लैंड बचे होते हैं, या पंचायत की भूमि होती है, तो कम्युनिटी लैंड होता है, तो वो सामान्य कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर काउंट होता है। तो इससे रिलेटेड ये ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया भी था। तो क्योंकि यहाँ बी कट चुका है, कॉमन नहीं है, किसी आपका घर सबका कॉमन थोड़ी हो सकता है, वो तो आप ही का है, तो कॉमन नहीं है, तो ये बी तो कट ही गया, तो बी कट गया तो ये भी है कट गया है। अब हमें देखना है ए और डी में से, क्योंकि हमें सामुदायिक ये आंसर मिल चुका है, तो हमारा सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया है, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है हमने, क्योंकि देखो ये सारे रिसोर्सेज टाइप रिसोर्सेज जो है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक बार एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। मान लो एग्जांपल टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ईजी रहेगा। देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये नेचुरल गैस जो ना इसी का पार्ट है, मिनरल भी इसका पार्ट है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कोल जो है नॉन रिन्यूएबल है, और ये कोई पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है। अब देखिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या सोइल और रॉक दोबारा बनाई जा सकती है? नहीं, सोइल और रॉक बनने में बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर देखें तो हम किसको काउंट, इसको सोइल रॉक को काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए बायोटिक रिसोर्सेज, तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग बींग से काउंट करते हैं, तो बायोटिक रिसोर्सेज में ये आ जाएंगे प्लांट और एनिमल, ठीक है। ए बायोटिक रिसोर्सेज, तो ए बायोटिक रिसोर्सेज में ऐसी चीजें आ जाएंगी जो हमें नॉन लिविंग से प्राप्त होती है, जैसे सोइल और रॉक, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। एक्चुअल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर देखिए वाटर, एयर, लैंड, सोइल, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमको देखना है पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आएगा हाई स्पीड विंड, ठीक है। 200 साल पहले, तो 200 साल पहले जो विंड जो हाई स्पीड में चलती थी वो पोटेंशियल रिसोर्सेज उस समय पे थी। आज तो उसको हम एक्चुअल रिसोर्सेज में भी काउंट कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसकी यूटिलिटी भी है, उसको एक करंट में यूज भी किया जा रहा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी विकसित होगी, लेकिन 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में था ये, ठीक है। अब बच गया क्या, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक एक्चुअल रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, क्या वाटर, सोयल और फॉरेस्ट, क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? एक बार देख लेते हैं। हाँ, वाटर जो है वो रिन्यू होता रहता है, हमें बारिश से दोबारा मिलता रहता है। सोयल भी धीरे धीरे बनती रहती है, फॉरेस्ट भी बन सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फॉरेस्ट डेवलप करने में, 30-40 साल में
किसी एरिया में फॉरेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज एक बच गया, वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को जो है एक्चुअल रिसोर्सेज है जिसको यूज किया जा रहा है, आज के टाइम पे भी यूज किया जा रहा है। तो हमने सारे ऑप्शन एनालाइज कर लिए। गैर नवीकरणीय संसाधन हो गए ये, जो कि जल्दी से नए नहीं किए जा सकते। अक्षय संसाधन वो है जो कि जल्दी से अक्षय नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे रिसोर्सेज को डिस्कस कर लिया है। इसको एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने उठाना नहीं चाहता था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपस में ही कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मुझे मिला था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउस, इंडस्ट्रीज एंड रोड। कृषि में, वानिकी में, खनन में, भवनों के निर्माण में, घरों में, उद्योगों में और सड़क जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का जो उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जो है उसका मतलब है लैंड की क्वालिटी में दिक्कत आ जाना। तो ये लैंड की क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। लैंड फिलिंग मतलब कहीं जगह है, कोई गड्ढा है या और जगह है, उस पर मिट्टी डाल के उसको फिल कर देना। तो ये एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में ये काम तो किया नहीं जाता। ठीक है, और भूमि शरण भी हो गया। तो लैंड डिगिंग, तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में कहाँ लैंड डिगिंग की जा रही है, इंडस्ट्री में कहाँ लैंड डिगिंग की जा रही है। ठीक है, तो ये लैंड डिगिंग भी नहीं हो। तो इसको सिंपल सा यूज करें, लैंड यूज। तो हमारा लैंड कम होता जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो वो किस वजह से कम हो जा रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर का एरिया यूज किया जा रहा है, फॉरेस्ट्री के रूप में यूज किया जा रहा है, माइनिंग के रूप में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के रूप में, हाउसेज, इंडस्ट्रीज, रोड के रूप में। तो ये सही इसका आंसर होगा लैंड यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। इनमें से कौन सा जो है यूज ऑफ लैंड को जो है डिटरमाइन करता है, मतलब किसी लैंड को यूज करे या ना करे। ठीक है, अब देखिए सोयल एंड टोपोग्राफी, वो लैंड की मिट्टी कैसी है और उसकी स्थलाकृति कैसी है। अगर वो लैंड की मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तब तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा वो प्लेन एरिया है तो और भी अच्छा यूज होगा, अगर वो पहाड़ी एरिया होगा तो वो कम यूज होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये चीज तो कर सकते हैं। अब देखिए क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, उस लैंड का क्लाइमेट कैसा है। अगर वहां पर बहुत सूखी हवा चलती है तो वो क्लाइमेट डिसाइड कर लेगा। ठीक है, और वहाँ की वेजिटेशन कैसी है। अब वेजिटेशन वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हैं तो लैंड यूज कैसे कर पाएंगे, वहाँ पे दूसरे पेड़ हो ही नहीं सकते, ना ही उस लैंड को जो है एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सूखा एरिया है। ऐसा ही वेजिटेशन जो है पहाड़ों की तरफ देखें तो क्लाइमेट ठंडा होता है, तो उसको भी यूज, ये भी डिसाइड करता है लैंड को। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब देखिए वाटर अगर अवेलेबल है तो हम एग्रीकल्चर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, तो वाटर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ये फैक्टर भी यूज कर सकता है, ये भी डिसाइड करता है कि उस लैंड का क्या यूज किया जाए। तो हमारा सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन उठाएं क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये एनसीईआरटी में ही है तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने उठा लिया कि ऑस्ट्रेलिया यूजेज इट्स लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स एरिया फॉर व्हाट। ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्र के अपने सबसे बड़े हिस्से का उपयोग किस चीज में करता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, वो महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है, सीधी सी बात है। और इस महाद्वीप में 2 देश है। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है, एक तस्मानिया नाम से द्वीप भी है। ठीक है, तो ये दोनों देश जो है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, इसके इस तरफ रीफ है, कोरल रीफ जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर के एरिया में डेजर्ट है। ठीक है, इसके अंदर के एरिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और यहाँ पर इसके जब डेजर्ट से आप समुद्र की तरफ आएंगे तो एकदम से हरियाली नहीं दिखाई देगी, घास के मैदान दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर समुद्र के किनारे पर जो इसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर हैं, ज्यादातर वो समुद्र के किनारे पर है। ठीक है, सिडनी है या फिर कैनबरा है या फिर पर्थ है, तो ये सारे इसी में है। तो अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सरकेंगे इस तरफ तो यहाँ पर कोस्टल जलवायु आ जाती है, वहाँ जहाँ पे बारिश होती रहती है। तो लेकिन बीच के एरिया में यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में पास्चर लैंड है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा एरिया जो है वो पास्चर्स के रूप में है, यानी कि चरागाह भूमि के रूप में। ऐसी जगह जहां पर बारिश इतनी नहीं होती कि जंगल बन सके, बस इतनी होती है कि एक आध पेड़ होता है बीच बीच में, और बाकी जगह ज्यादातर जो है ग्रासेज होती हैं। तो वो ग्रासेज नेचुरली बनती है, और नेचुरली बनती है तो वो चरागाह भूमि यानी कि पास्चर लैंड, जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्टी की सबसे निचली परत कौन सी होती है। ठीक है, अब देखिए मिट्टी की जो सबसे निचली परत होती है ना, उसको उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिट्टी बनती कैसे है। जैसे स्टार्टिंग में एक चट्टान होती है। ठीक है, उस चट्टान के ऊपर जो है सबसे पहले जो है एल्गी फंगाई वगैरह जो है आगे
सबसे पहले तो जम जाती हैं, फिर वो क्या करती है, नीचे उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ बन जाते हैं, घासें बन जाती हैं, फिर छोटे छोटे बड़े पेड़ बन जाते हैं, तो जड़ नीचे की तरफ जाती रहती है। तो ये जो ऊपर का जो रोक है ना, ये वेदर्ड होती रहती है। वेदर्ड मतलब इसका अपक्षय हो जाता है, जैसे बारिश की वजह से, बारिश होने की वजह से, या फिर पानी की वजह से, तापमान होने की वजह से, तापमान ज़्यादा होता है तो चट्टानें फैल जाती हैं, क्रैक आ जाती है उनके अंदर, ठीक है। और जैसे ही तापमान कम होता है तो ये सिकुड़ जाती है। तो एक चट्टान जो फैल गई थी वो सिकुड़ेगी तो क्रैक आ जाएगी उसके अंदर। तो इस तरीके से वो वेदरिंग होती रहती है। तो सबसे नीचे देखिए, जब मिट्टी आप खोद के देखेंगे तो सबसे नीचे होगी पेरेंट रॉक, जिस चट्टान से ये मिट्टी बनी है। उसके बाद होगी वेदर्ड मटेरियल, मतलब जो वेदर्ड जो वो है रॉक है वो मिलेगी, यानी कि पेरेंट रॉक जो बदल गई है, टूट फूट गई है। उसके ऊपर मिलेगा सोयल, और इसके ऊपर मिलेगा ह्यूमस, जो पत्ते वगैरह मिल जाते हैं। तो सबसे ऊपर नीचे की लेयर इन्होंने पूछी है तो वो है, इसको देखिए सोयल जो है, और उसके नीचे एक सब सोयल की लेयर और बना देते हैं, जिसमें जो है थोड़े से मोटे दाने होते हैं, ठीक है। अब सबसे नीचे की पूछी है तो पेरेंट रॉक हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ सोयल कंजर्वेशन, इज यूज्ड फॉर सोयल कंजर्वेशन, मतलब जब जो सोयल है उसको कंजर्व करने के लिए, मतलब वो बह ना जाए, सोयल इरोजन ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बताइए। चलिए मैं एक एक टर्म को बताता हूँ क्या है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब मैं एक एक को बताता हूँ। मल्चिंग क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे ये इस लैंड पे सोयल है, यहाँ से पानी जा रहा है और इधर ढलान है, तो ये सीधी सी बात है, पानी इस सोयल को भी इधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो मल्चिंग क्या होती है, इसके अंदर जो फसल काटी जाती है ना, वो पूरी तरीके से नहीं उखाड़ी जाती, ऐसे ऐसे करके उसके कुछ पार्ट छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये ज़मीन एकदम से खाली नहीं पड़ती और पानी वगैरह इसको काटता नहीं, क्योंकि ये जड़ें रह गई हैं तो ये सोइल को अपने साथ बांध के रखती है। तो इसको मल्चिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसके अंदर क्या करते हैं कि सोइल के ऊपर भूसा वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी अगर जा भी रहा है इधर से तो भूसा उस सोइल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देता, ठीक है। अब है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है रेगिस्तानी एरिया और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक सा एरिया है, तो क्या करते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, तो यहाँ की सोइल जो है, जो उपजाऊ है, वो भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक शेल्टर बेल्ट बना देते हैं, एक पेड़ों की बेल्ट बना देते हैं कई किलोमीटर चौड़ी, जिससे जो है जो रेगिस्तान की जो रेत है वो इन्हीं से टकरा कर यहीं तक रह जाती है। तो जो है वृक्ष मेखला भी कहते हैं इसको, वृक्ष मेखला श्रृंखला। तो इस तरीके से जो है सोइल कंजर्वेशन किया जाता है। एक है ठीक है कंटूर प्लगिंग, और एक हमने पहले देख भी रखा है, जो पहले किया था हमने, सीढ़ीदार खेत जो है टेरेस फार्मिंग। कंटूर प्लगिंग में क्या होता है कि जैसे एक चट्टान है, एक पहाड़ के ऊपर खेती की जा रही है, तो यहाँ पर चारों तरफ एक खेत बनाया जाएगा और समान ऊंचाई के आधार उस पर जो है पूरे पहाड़ पर जो है समान ऊंचाई पर एक सीढ़ीदार वो बना के और कंटूर प्लगिंग की जाती है, यानी कि समान ऊंचाई की जमीन तैयार करके और उस पे खेती करके उसको जो है जुताई की जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ जुताई ना करके ऐसे समान ऊंचाई के ऐसे सेम ऊंचाई पर इस तरफ जुताई करते हैं। तो इस ऐसे ही फिर एक कंटूर यहाँ बना देते हैं, ठीक है, फिर एक कंटूर यहाँ पे बना देते हैं। तो ये क्या होता है, इससे जो सोयल जो है वो कंजर्व हो जाती है। तो ये सभी की सभी जो है टेरेस फार्मिंग तो हमने देखी थी, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, यहाँ पे बंद लगा दिया जाता है और जो है यहाँ पर खेती की जाती है। पानी जो है एकदम से तेज़ी से नीचे नहीं जाता और पानी रुक भी जाता है, जो कि फसल के लिए काम लिया जाता है। तो इस तरीके से ये चट्टान का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है सोयल कंजर्वेशन की टेक्निक थी और ऑल ऑफ द वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूजल का कौन सा उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है भूजल का उदाहरण, ग्राउंड वाटर का उदाहरण नहीं है, नॉट एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम वाटर एज ए रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन है, वाटर फ्लोइंग इन रिवर, क्या ये भूजल का पार्ट होता है? पहले बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, एक ही ऐसा है जो नहीं है। वाटर थ्रो वेल, जो कुएं से निकाला जाता है तो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो ये तो है, तो ये तो भूजल का पार्ट है। वाटर थ्रो हैंडपंप भी नीचे जमीन से निकाला जाता है। उसके बाद वाटर थ्रो सबमर्सिबल पंप, तो सबमर्सिबल पंप से जो पानी निकाला जाता है वो भी अंडरग्राउंड वाटर ही है। तो ये तीनों तो नहीं है। तो वाटर फ्लोइंग इन रिवर, क्योंकि ये जमीन के ऊपर ही बहता है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज वगैरह देखते हैं तो फॉरेस्ट में बर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो कौन सा स्थान जो है वो पक्षी अभ्यारण्य के लिए, जहाँ पर जिसको संरक्षित किया गया है किसी पक्षियों के लिए, पक्षियों का अभ्यारण्य है वो। ठीक है, काजीरंगा या फिर टाइगर पार्क एट दुधवा या गिर फॉरेस्ट या भरतपुर सेंचुरी। ठीक है, हम सारे के बारे में ही बात करेंगे। काजीरंगा जो है वो आसाम में है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, काजीरंगा आसाम के अंदर है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बर्ड सेंचुरी तो हुआ नहीं, तो ये कट गया। अब देखिए टाइगर पार्क की तो सीधा ही दे दिया इसने, दुधवा। तो दुधवा नाम का जो टाइगर पार्क है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, तो टाइगर पार्क है, तो बर्ड सेंचुरी तो है ही नहीं है। उसके बाद देखिए गिर फॉरेस्ट, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, गिरनार की पहाड़ियां हैं, गिर फॉरेस्ट है, जहाँ पे सुदर्शन लेक भी है। तो वहां पर जो है गिर फॉरेस्ट के अंदर जो है बब्बर शेर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के एक मात्र स्थान पर, जहाँ पर वो दाढ़ी वाले शेर होते हैं ना, जो वो वाले शेर पाए जाते हैं। तो ये भी पक्षी अभ्यारण्य नहीं, तो सही हो गया भरतपुर सेंचुरी। ठीक है, भरतपुर सेंचुरी जो है वो है, और ये राजस्थान के अंदर है, जो कि बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, सही आंसर हमारा पता चल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वनों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना क्यों आवश्यक है? मतलब फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की क्यों जरूरत है? ठीक है, फॉरेस्ट एक तो जो है मॉइस्चर को कंजर्व करके रखते हैं, दूसरा वो डेजर्टिफिकेशन से हमें बचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करते ही हैं फॉरेस्ट हमें, वुड के रूप में भी, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाकी जो हैं उनके रूप में भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, वाई इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो वनों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना क्यों आवश्यक है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल इकोलॉजिकल बैलेंस तो बनाना जरूरी है। जितने आदमी हैं उनके हिसाब से ऑक्सीजन भी हमें चाहिए। ठीक है, जीव जंतु भी होने चाहिए जो हमारे जो रिसाइकल करते हैं चीज़ों को, पक्षी भी होने चाहिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी, घास भी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो नेचर में है वो एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो ये तो हमारा ठीक हो गया। अब है फॉरेस्ट ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, फॉरेस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, इसलिए जो भूमध्य रेखीय जो फॉरेस्ट है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, द लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि वो बहुत घने फॉरेस्ट है। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट हेल्प इन रेजिंग द लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल, फॉरेस्ट जो है वो वर्षा लाने में सहायक है, क्योंकि 70% जो वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसको वापस से वाष्प बनाकर, वेपर बनाकर छोड़ देते हैं। और इसके अलावा जो है वो बारिश लाने में सहायक हो जाते हैं। इस तरीके से वाष्प बनेंगे, बादल बनेंगे, तो और बारिश होगी। तो ये सारे ही हो गए। तो ये ऑल ऑफ द बॉयज द राइट आंसर। और क्यों वनों को जो है बढ़ाना जरूरी है, वनों का क्षेत्र बढ़ाना क्यों जरूरी है? अब देखिए, वनों के आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश निम्नलिखित कारण से हुआ है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? वनों का आवरण है और कृषि योग्य भूमि है, उसका बड़े पैमाने पर जो है विनाश किस वजह से हुआ है? देखो, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो लकड़ी भी ज़्यादा काटी जाएगी। ठीक है, और कृषि योग्य भूमि, उसका विनाश क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो इसको लैंड चाहिए रहने के लिए, तो कृषि योग्य भूमि पे ये लैंड यूज किया जाएगा। या फिर कृषि योग्य भूमि पे ज़्यादा खाद वगैरह डाल के वो बंजर हो जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। तो ये तो आंसर सही हो गया। बिल्कुल, आगे देखिए, एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, और जो ये जनसंख्या की जो बढ़ती डिमांड है, एक तो होता है जनसंख्या बढ़े पर डिमांड ना बढ़े, लेकिन जनसंख्या की बढ़ती डिमांड की वजह से भी ऐसा हो रहा है। अब लोग ज़्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, पहले कम में काम चल जाता था, अब उनको सब कुछ चाहिए, घर में फर्नीचर भी फुल्ली फर्निश्ड चाहिए, पहले नहीं था ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हो गए। तो वनों के आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश जो हो रहा है, उसके दोनों ही कारण हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शायद मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है 18 या 19 क्वेश्चन हमने कर लिया और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लिया। अब इसको मैच करना है। लैंड, फैलो लैंड किसे कहते हैं, बायोम्स किसे कहते हैं, वेदरिंग किसे कहते हैं, और पास्चर किसे कहते हैं? तो फैलो लैंड ना खाली भूमि को या प्रति भूमि को भी कह देते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट कम्युनिटी जो कि एक एरिया में जिनकी सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसको बायोम कहते हैं असल में। तो बायोम हो गया। ठीक है, तो दूसरे का हो गया ए। अब देखिए वेदरिंग हमने देखा था कि जो रॉक वगैरह टूटती है टेम्परेचर और वाटर के इफेक्ट से, और वो धीरे धीरे सिकुड़ती है, फैलती है, उसके बाद जो है पानी उसमें अंदर जाता रहता है और उसको और भी नरम करता रहता है चट्टान को, तो वो वेदरिंग है। तो देखिए
ब्रेकिंग अप ऑफ एंड डिके ऑफ एक्सपोर्ड रॉक्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 का हो गया बी, मतलब वेरियस फैक्टर की वजह से जो रॉक्स वगैरह जो एक्सपोज्ड ऊपर वाली रॉक है वो टूटती रहती है, उसको कहते हैं वेदरिंग। पास्चर, पास्चर हमने देख लिया कि ग्रास लैंड है। ठीक है, लैंड कवर्ड विद ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल आर ग्रेज्ड फ्रीली, ऐसे लैंड जहाँ पर ग्रास की झाड़ियाँ होती हैं और जो है वहाँ पर स्वतंत्र रूप से पशुओं को चराया जाता है। तो ये तो हो ही गया, तो चौथे का हो गया डी। अब बच गया एक फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, कुछ समय के लिए जो जमीन छोड़ दी जाती है ना खाली, उसको फैलो लैंड कहते हैं। जैसे कोई जमीन है, उसको हमने एक फसल बना लिया, 2 फसल कर ली, तो 1 साल के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं ताकि ये फिर से रिकवर कर जाए और इसके न्यूट्रिएंट फिर से रिच हो जाए, तो वो फैलो लैंड कहा जाता है। तो देखिए विभिन्न कारकों के कारण सीमांत भूमि अपनी उर्वरता को बहाल रखने के लिए एक निश्चित अवधि तक जो खाली रखी गई उसको कहते हैं, परती नहीं है, खाली बोले जाएगा, खाली भूमि। तो इसके लिए ऐसी भूमि जो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने आप को फिर से रिकवर कर सके, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑप्शन हो गए। 18 से 19 क्वेश्चन शायद इस स्लाइड में थे और एक हमने थ्योरेटिकल एक शुरू में क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिसोर्सेज भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है, बताइए जरूर, अपने फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।